तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए यानी कि सनी फॉर एवरीथिंग को विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, आर्थ्रोपोडा देखा था, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से आर्थ्रोपोडा के थ्रू मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है। बात समझ में आई। और वहाँ पे हमने इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से प्यार से समझ भी लिया था, दिमाग में बैठा लिया था। उसके बाद बचा था मोलस्क। मोलस्क में समझना था कि किस तरीके से मोलस्का के अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में मोलस्का में कौन वर्क करता है। कौन बताएगा, बताइए। इसे नहीं बताएंगे, इस हमारा सिलेबस लेट हो रहा है, पेपर आने वाला है, कहिया बताएंगे। क्या है कि इस तरीके की कुछ चिंतामयी कमेंट की वजह से हमें इस तरीके की भावनाओं को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। आइए देखिए, चिंता ना करिए, चीज़ें हो जाएंगी, कोशिश हमारी पूरी है। क्या करें, घर में अकेला इंसान कितना कुछ करेगा। देखिए, मोलस्का है बस सीलोम, ठीक है, मोलस्क है बस सीलोम। सिंपल सी बात है, सब पढ़ के क्या ही बताना, हमारी लैंग्वेज में समझिए, अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि मोलस्क के अंदर सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी पाई जाती है, यानी कि ये आपका एक सीलोमेट एनिमल होता है। सीलोमेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी पाई जाती हो। और इसके अलावा मोलस्क के अंदर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब आप कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत पहले इन्होंने बताया तो था, लेकिन अभी दिमागवा पे चढ़ नहीं रहा है यार, कुछ तो है, तो आप चढ़ाइए। देखिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का कहना यह है, कंप्लीट यानी कि संपूर्ण, यानी कि पूरा, या एक तरीके से समझिए यानी कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें खाना खाने के लिए एक अलग ओपनिंग हो और उस खाए गए खाने के डाइजेशन के बाद उस खाने को निकालने के लिए अलग ओपनिंग हो। यानी कि मुंह से जब खाना खाते हैं, यानी कि सिंपल सा कहना है, काहे लिए आपको परेशान कर रहा, सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, वो तो परेशान करने वाली ना लैंग्वेज है, इस तरीके से कि खाने के लिए एक अलग ओपनिंग हो, फिर डाइजेशन के बाद उस पचे हुए खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचे, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक अलग ओपनिंग हो। इस तरीके की चीज़ें बोल के टॉपिक को लंबा किया जाता है, लेकिन आप इसे आसानी से समझा सकते हैं कि खाने के लिए एक अलग ओपनिंग और बाहर निकालने के लिए एक अलग ओपनिंग, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर माउथ और एनस दोनों होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बात तो आई गई हो समझ में। तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ये वाला टॉपिक खत्म। इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है, ये वाला टॉपिक भी खत्म। अब समझना है कि इनके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क कौन करता है। तो यहाँ पे मोलस्का में या मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होता है, उनके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में मेटानेफ्रीडिया वर्क करता है। अब आप फिर से सोचेंगे, ईबी नाम कहीं सुना हुआ क्या, कहाँ सुने थे। देखिए, यहाँ सुने थे, नेफ्रीडिया आपने नाम सुना था। तो ये नेफ्रीडिया के ही टू टाइप्स होते हैं, एक आपका मेटानेफ्रीडिया, दूसरा आपका प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। तो डाउट में मत ये कि ये वर्ड कहाँ सुना था। तो इसके अंदर यानी कि मोलस्का के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में मेटानेफ्रीडिया वर्क करता है। एक ट्यूब लाइक, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जाके सीधा बॉडी कैविटी में खुलता है, ठीक है। और बॉडी कैविटी जाके एक डक्ट से, एक नली से, एक वाहिनी से, जो भी कह लीजिए, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जाके अटैच रहती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखिए, हमको लगता है आपके मन में डाउट हो सकता है, अच्छे से समझिए। देखिए, जो मेटानेफ्रीडिया है वो आपका सीलोम में खुलता है, ठीक है। सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी एक और डक्ट के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से आपकी जाके मेंटल कैविटी से अटैच रहती है। समझिए, जो आपका मेटानेफ्रीडिया है वो आपका बॉडी कैविटी से अटैच रहता है या सीलोम से अटैच रहता है, और ये जो सीलोम है ये ट्यूब के माध्यम से मेंटल कैविटी से अटैच रहती है, और यही मेंटल कैविटी इसको बाहर फेंक देने का काम करता है। बात तो अब समझ में आई गई होगी, ठीक है, हमको भी लगता है समझ में आ गई होगी। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस स्ट्रक्चर फाइनली ओपन्स टू द इनवर्टिब्रेट्स एक्सटीरियर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इनवर्टिब्रेट्स के बाहर की तरफ खुलता है, यानी कि पीछे की तरफ खुलता है। सिंपल सी बात है, क्या ही एक्सप्लेन कर रहा। द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज लेटर मॉडिफाइड इनटू द यूरिन। जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन से, ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्राप्त होता है,
है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है किसमें, यूरिन में, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इतनी कॉमन सी बात है, समझ में नहीं आती आपको। वही लिखा है, दिस मॉडिफिकेशन हैपेंस ड्यू टू द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द सेल लाइनिंग द मेटानेफ्रीडियम। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये संभव हो पाता है या हैपन हो पाता है किसकी वजह से, उन सेल्स की जो मेटानेफ्रीडियम की जो सेल्स है उनके सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस की वजह से यह चीज संभव हो पाती है और उसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इसे बॉडी के बाहर कहाँ भेजा जाएगा, जाहिर सी बात है वही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आगे देखिए, मेटानेफ्रीडिया फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम इंटरनल बॉडी फ्लूइड। इसी चीज को एक अलग तरीके से कहा गया है कि मेटानेफ्रीडिया जो होता है वो जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसके अंदर से वेस्ट को फिल्टर करता है, ठीक है। और हमें ये भी समझ में आ गया है कि मोलस्क या कह लीजिए मोलस्का आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मोलस्क के अंदर एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पाया जाता है। और यही एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ये जो ऑर्गन है वो बॉडी फ्लूइड से वेस्ट को फिल्टर करता है और फिर इस वेस्ट को सीलोम में रिलीज कर देता है, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन की क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि बॉडी फिल्टर से वेस्ट को क्लियर किया और उसको सीलोम में फेंक दिया, फिर वहां से उस लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है या कह सकते हैं कि सीलोम के द्वारा अब उसे मेंटल कैविटी में डंप कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो सीलोम है वो भी एक डक्ट के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू मेंटल कैविटी से जुड़ा होता है। तो सीलोम से कचरा कहाँ चला गया, मेंटल कैविटी से, और मेंटल कैविटी से इसे सेल के बाहर यानी कि बॉडी के बाहर पंप आउट कर दिया जाता है, यानी कि फेंक दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, या सिंपल सा कह दीजिए कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से मोलस्क के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो जाती है। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इंसान सांस वास लेगा, वैसे ही ये भी सब तो सांस लेंगे ना, तो उसको भी देखना तो जरूरी है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, ओस्टर हो गया, काम्स हो गया, मसल्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, मोलस्क के एग्जाम्पल हैं। यहीं पे कहानी खत्म। अब बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रेस्पिरेशन की। आइए उसे देखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सभी एनिमल्स, या सीधी सीधी बात है ऑल एनिमल्स वेदर बिग और स्मॉल, एक्वेटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर परफॉर्मिंग बेसिक सेलुलर एक्टिविटीज एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी, ठीक है। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मतलब सभी एनिमल, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे एक्वेटिक हो और चाहे हवा में उड़ने वाला हो और चाहे ज़मीन पर रहने वाला हो, वर्टिब्रेट हो और या नॉन वर्टिब्रेट हो, सभी को अपनी बेसिक सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो उसी से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि एनर्जी को प्राप्त करते हैं। यानी कि सिंपल सा अगर कहना चाहे तो ये कहना चाह रहे हैं कि रेस्पिरेशन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसी से हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, यही चीज़ कही गई है। वेयर एज नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, और इसी के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनता है उसको बाहर निकालना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रहना अच्छी बात नहीं है, उसे भी बाहर करना भी बड़ी ज़रूरी प्रोसेस है। फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड रिमूविंग वेस्ट इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो वेस्ट गैसेस हैं उसको बाहर रिमूव करने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक तरीके से परफॉर्म की जाती है और उसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन की जाती है और वेस्टेज को बॉडी से बाहर किया जाता है। यही सिंपल सी कहानी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और देखिए, देयर आर जनरली 3 कॉमन वे थ्रू विच इनवर्टिब्रेट कैन परफॉर्म प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जनरली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 3 तरीकों से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। सिंपल सी बात है, जनरली
3 कॉमन तरीकों से इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन सा वो 3 तरीका है वो समझिए। सबसे पहला है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। अब आपके मन में बात आएगी कि ये क्यूटेनियस क्या है, बड़ा क्यूट क्यूट सा लग रहा है, कहना क्या चाहते हैं? नाम से ही समझ में आता है। क्यूटिकल से हम क्या समझते हैं, कोई ऊपर वाली लेयर, वही हाल है। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, यानी कि आप कह सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या आप कह सकते हैं इंटीग्यूमेंट्री रेस्पिरेशन। इंटीग्यूमेंट्री का मतलब स्किन होता है इसी वजह से, यानी कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस बॉडी सरफेस के थ्रू हो, बॉडी के जो ऊपरी लेयर है उसके थ्रू हो, उसे ही हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए, बात समझिएगा, जो आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो उनकी स्किन के थ्रू या उनके बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात की जाए या एनिलीड्स की बात की जाए, इन सभी में या इनमें लोअर जो इनवर्टिब्रेट होते हैं और एनिलीड्स होते हैं, इसमें स्किन के माध्यम से या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है या इंटीग्यूमेंट्री रेस्पिरेशन होता है या आप कहते हैं बॉडी सरफेस के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करते हैं। चाहे कई बातों से कहें, कहना एक ही चीज़ कर रहे हैं कि स्किन यानी कि सबसे ऊपरी सरफेस के माध्यम से ये अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, कोई मन में डाउट नहीं होगा। और भी जो अन्य प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ में ट्रैकिया के थ्रू होता है और कुछ में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। अब जरा और समझिए कि किन में ट्रैकिया, किन में गिल्स के थ्रू देखने को मिलता है। इतना तो समझ में आ गया कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं और जो एनिलीड्स होते हैं उनमें मोस्टली हमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि जो स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन है, बॉडी सरफेस से होने वाला रेस्पिरेशन है, वही देखने को मिलता है। कहानी खत्म, कोई डाउट नहीं होगा। अब बात बचती है गिल्स की। चलिए, हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन, गिल्स से होने ट्रैकिया से होने वाला रेस्पिरेशन देख लिया। अब ये गिल्स वाला बचता है। गिल्स हमको पता है कि मछलियों में गिल्स होती है। गिल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे कुछ जो गिल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में ओपन होते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू डायरेक्टली इन्वायरमेंट में ओपन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फिशेस को ले लीजिए, उनमें वो किसी कैविटी के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर, कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो गिल्स होते हैं वो बॉडी सरफेस के थ्रू डायरेक्टली इन्वायरमेंट में ओपन होते हैं, जबकि मछलियों के अंदर या कह लीजिए कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये एक कैविटी में क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। आगे सुनिए, गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जनरली प्रेजेंट इन एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट रहता है। वेयर एज ट्रैकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मोस्टली प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स दैट टू स्पेशली इन इंसेक्ट्स, यानी कि जो आपका ट्रैकिया जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट होता है वो हमें मोस्टली आर्थ्रोपोड्स फाइलम के अंदर और उसमें भी स्पेशली इंसेक्ट्स के अंदर, आपके कीटों के अंदर ये देखने को मिलता है, जहाँ पे ट्रैकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहाँ पे गिल्स, कहाँ पे ट्रैकिया, कहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या स्किन रेस्पिरेशन या कह लीजिए बॉडी रेस्पिरेशन या बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है। ये सारी टॉपिक क्लियर हो गई होगी। यहीं पे हम वीडियो को आज पहली बार ख़त्म कर रहा हूँ, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। अगली वीडियो में एक एक बार को उठाऊंगा और सबको बताते हुए चला जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत पसंद आएंगे तो प्यारा सा कमेंट। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेस्पिरेशन टॉपिक के साथ। बाकी केमिस्ट्री के लिए आप ये देख सकते हैं, कॉमेडी के लिए ये देख सकते हैं, जो मन में आएगा देख लीजिएगा। एक्टिव तो हम किसी पे भी नहीं हूँ। टाटा बाय बाय।